साथियों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास को। जानते हैं जो कि आपको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मिलती है। तो आप जानते हैं अपना एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जीआईसी टीचर सर्च करके उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय हम लोग करंट अफेयर्स में या जनरल स्टडीज़ की इस क्लास के माध्यम से जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, आरओ आरओ बीपीएससी टीआरई 4 बीईओ हो, प्रिंसिपल की वैकेंसी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, ये जो आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, जो है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, डाइट लेक्चरर, जैसे जो तमाम एग्जाम्स लगे हुए हैं उनको हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप जानते हैं ऐप पर बैच भी लॉन्च कर दिया गया है जिसमें आपको पूरा बाइलिंगुअल जो है पीडीएफ प्राप्त होती है। ठीक है, टेस्ट प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो अभी जीएस का क्लासेस शुरू होंगे वो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम आपको तैयार कराएंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑलरेडी बैच में दी जा चुकी है। तो आप बिना समय गवाएं उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें और इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। आइए भैया शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, यह है भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी घोषित हुई है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो 100वीं रामसर साइट इंपॉर्टेंट है, 100th नंबर है। रामसर साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी रामसर साइट की बात करें तो वेटलैंड। ठीक है, तो ये है कौन सी घोषित की गई है। तो इसमें 4 विकल्प है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यानी सुराहा ताल, ठीक है, हरिके आर्द्रभूमि। तो इसमें देखो ये वेटलैंड भूमि है, यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों का निवास होता है। ठीक है, बाहर के पक्षी आते हैं यहाँ पर, जो है प्रवास मतलब होता है उनका, तो कह सकते हैं। अब इसका अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, बताने से पहले। अगर ना पता हो मेरे बताने के बाद कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट करने की आदत बहुत अच्छी आदत है। और आप जानते हैं कि इन करंट अफेयर के जो क्लासेस हैं इनके माध्यम से हम पिछले 2025 से लेकर के अब तक के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एकदम टू द पॉइंट मटेरियल हम देते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत ना हो, चुनिंदा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुराहा ताल। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें इसकी तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, कहाँ पर, यूपी के बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, यूपी के बलिया जिले में। ठीक है, जो है पक्षी अभ्यारण्य है जो कि अगर हम बात करें तो ये गंगा नदी बेसिन के मध्य क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्राकृतिक 12मासी, जी हाँ, मीठे पानी की गोखुर झील है। ये भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, गोखुर झील है, मीठे पानी की गोखुर झील है, जिसे 1991 में, कब, 1991 में क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में, आप देख ही रहे हैं ये भैया बहुत बड़ा जो है पक्षियों का आवास के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके 2002 में, कब, 2002 में, यानी 2002 में इसका नाम बदल करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। क्या, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। अब अगर हम बात करें रामसर साइटों की तो ये भैया अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां हैं, यानी वेटलैंड्स है। यह अभ्यारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर है कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा एलपीजी यानी देखिए यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो आपको बताना है ये करंट क्या कि जो है करंट अफेयर्स है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा भाई। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और यूएसए। तो आप देख ही रहे हैं इस समय क्या स्थिति थी गैस की, जो है थोड़ा सा, चूँकि आप जानते हैं खाड़ी क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति, मतलब युद्ध चल रहा था, स्थिति नहीं, युद्ध चल ही रहा था। ठीक है, इसकी वजह से स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, लेकिन अगर आप देखें तो अब ये स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका ने ले लिया है, यानी भारत का सबसे बड़ा, जी हाँ, मई 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, मई 2026 की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें मई 2026 में भारत में जो है कुल एलपीजी आयात में जो है अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी हो गई, 55% हो गई है। ठीक है, इससे अधिक, 55% से अधिक हो गई है। और पश्चिम एशिया में संकट और होमुर्ज जो जलडमरू क्षेत्र है, ठीक है, जैसे होमुर्ज स्ट्रेट की अगर बात करें, वहाँ पर आपूर्ति बाधित हुई, जिसके कारण से ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे भाई उससे पहले आपको यही कहूँगा कि अगर हाँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों को एक्सेस करिए जो आपके एग्जाम के टू द पॉइंट तैयार की गई हैं। देखिए यहाँ पर किस राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन आधारित खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन तंबाकू एंड निकोटीन बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फॉर 1 ईयर। ये कौन है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
इनके आंसर आपको एकदम रटे होने चाहिए। तो ये सही विकल्प है मित्र यहाँ पर नागालैंड। जी हाँ, इतना बड़ा कदम उठाया गया है। नागालैंड सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने, किसने? खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने राज्य भर में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए, कितने? 1 साल के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ये भाई, 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के तहत तंबाकू आधारित जो उत्पाद हैं, जैसे सिगरेट हो गया, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ठीक है, और वो जो भैया क्या बोलते हैं उसके, फुर्ती वाला, सुर्ती फुर्ती जो भी कहते हैं, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और बिक्री पर इस पर क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया, ठीक है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक विधिनियम 2011, ठीक है, 2011 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और FSSAI के निर्देशों के अनुपालन में सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है, ठीक है, ऐसा ही नहीं कर दिया गया है। अब हम बात करें इस प्रावधान में क्या होता है। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और निकोटीन युक्त जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं उसको मतलब उस पर बैन लगाया गया, जो बच्चों और युवाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल शौक का विषय बन जाता है, सिगरेट उड़ा रहे हैं भैया धुआं, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है और बच्चों में तो खास करके 18 से 22-23 की उम्र में ये सबसे ज़्यादा संलिप्त होते हैं। देखो भाई, व्हेन ऑडिट मैटर्स, CAG, ठीक है, इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस। पुस्तक के लेखक कौन है, इसको आपको बताना है। पुस्तक के लेखक की बात हो रही है, ध्यान रखना है। विमोचन किसी और ने किया है लेकिन लेखक कोई और है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में CP राधाकृष्णन, विनोद राय, राजीव महर्ष और गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। इसमें जो सही विकल्प है, अगर आपको पता हो तो कमेंट लिख दीजिए, ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, लेकिन कमेंट करते रहिए। यहाँ पर जो सही विकल्प है विनोद राय जी हैं। जी हाँ, कौन? विनोद राय। जी हाँ, भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी CAG, जी हाँ, विनोद राय द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और अगर हम बात करें तो इसका विमोचन 3 जून को, कब? अभी हाल ही में 3 जून को, ठीक है, 3 जून 2026 को उपराष्ट्रपति के ऑफिस में यानी उपराष्ट्रपति भवन में, उपराष्ट्रपति जो हमारे अभी वर्तमान के CP राधाकृष्णन साहब है, उनके द्वारा किया गया। विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति के द्वारा। और लिखी किसकी बुक है? विनोद राय के द्वारा। देख रहा है ना विनोद, ठीक है। तो यह पुस्तक अगर हम बात करें तो पूर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक अधिकारियों के अनुभवों को एक साथ लाती है और सुलभ शैली में महत्वपूर्ण ऑडिट के पीछे की कहानियों को प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो सार्वजनिक प्रशासन के नैतिक आधार और जीवंत लोकतंत्र में संस्थागत जवाबदेही को रेखांकित करने के लिए इस पुस्तक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया ध्यान देख लीजिएगा, ये महिला हैं, ठीक है। डेनमार्क की जो है एक देश है जो कि मतलब द्वीपीय देश है, इसकी प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बनी है। अब आपको बताना है वो कौन है। यहाँ पर देखें, सन्ना मारिन और मेटे फ्रेडरिकसेन और मैग्डालेना एंडरसन, एर्ना सोलबर्ग, भैया ऐसा नाम है यार कई, ठीक है, अब यही लोग याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका मेटे फ्रेडरिकसेन। जी हाँ, मेटे फ्रेडरिकसेन ने सफलतापूर्वक अपना भाई जैसे तैसे करके गठबंधन बना करके तीसरी बार जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में अपना जो है कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार 2019 में, कब? 2019 में इन्होंने पहली बार पदभार ग्रहण किया था, जिससे वह डेनिश इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई, ठीक है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, ठीक है। और कह सकते हैं ये जो है डेनमार्क की दूसरी महिला भी हैं इस तरीके का इतना बड़ा जो है हासिल करने वाला, पद हासिल करने का। डेनमार्क की राजधानी की अगर हम बात करें अब यहाँ पर, क्योंकि डेनमार्क भी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी भैया है कोपेनहेगन। क्या नाम, क्या राजधानी है? कोपेनहेगन, ठीक है। और इसकी आधिकारिक जो मुद्रा है वो डेनिश क्रोन है। क्या है? डेनिश क्रोन है, तो ध्यान रखना इसको भी। और यहाँ के वर्तमान जो किंग है वो है किंग फ्रेडरिक 10th। जी हाँ, किंग फ्रेडरिक 10th है। चलो आगे देखो भाई, ये अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस जो अभी 2026 5 जून को मनाया गया है, ठीक है, उसकी थीम क्या थी? पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन, प्रकृति से प्रेरित यानी इंस्पायर्ड बाय नेचर, बाय फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर देखें, भूमि पुनर्स्थापन और सूखा प्रतिरोधक क्षमता। आंसर करना पता हो तो भाई ठीक है तुरंत लिख दीजिएगा आंसर। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है इसका मित्र, अगर हम देखें तो इसका सही अर्थ आपको अंग्रेजी आंसर में ही मिलेगा, इंस्पायर्ड बाय नेचर, ठीक है, फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ये आपका सही थीम है, यही थीम इस बार 2026 की रही है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर।
अगर हम बात करें यहाँ पर, यह थीम प्रकृति को जलवायु समाधान और सतत विकास के केंद्र में रखती है। ठीक है, यह विषय, यह जो थीम है, यह याद दिलाती है कि मानव जीवन जंगलों, नदियों और पारिस्थितिक तंत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली ही हमारे भविष्य का मुख्य निवेश है। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो भाई अभी जैसा कि हमने बताया 5 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और इस साल का ये जो है जो थीम थी वो यही थी, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, तो इतना आपको इस पर संबंधित ध्यान देना है। अब देखो, भारत का कौन सा निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी अगर आप देखें तो इंडिया एआई डाटा लैब स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय, यानी कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो इंडिया एआई डाटा लैब स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर बबली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और एमटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी। तो भैया देखो, अब इसका आंसर आपको पता हो तो बता देना भाई। ठीक है, अब देखो इसका जो सही आंसर है मित्र वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पंजाब के मोहाली में स्थित है ये। कौन जो है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि इंटेल इंडिया, ठीक है, किसका? इंटेल इंडिया की सहयोग से इंडिया एआई डाटा लैब, इंडिया एआई डाटा लैब, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, किसके सहयोग से? इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डाटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया है। ठीक है, इस अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन की अगर हम बात करें तो जून 2026 में अभी, ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग में किया गया, अभी रिसेंट में, एक भी महीने नहीं हुआ। ठीक है, यह लैब इसी महीने में, ठीक है, यह लैब जो है भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन का समर्थन करती है। छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डेटा साइंस में व्यवहारिक कौशल प्रदान करेगी। बहुत ज़्यादा आप जानते हैं, जैसे देख रहे हैं आप, आपके सामने जो ये पीपीटी बनी है, अगर इसको जो है मैनुअली बनाया जाए तो भाई 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन अब चूंकि प्रॉम्प्ट दे करके इसको बहुत कम समय में, मतलब कम समय का मतलब यह है मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बट यह है कि अच्छी तरीके से चीज़ें एआई की मदद से जनरेट की जा रही हैं, जो कि इस समय का एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में आप देख सकते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसान बनाया जा रहा है। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देश का सबसे युवा विश्वविद्यालय है। ठीक है, देश का सबसे युवा विश्वविद्यालय, ये भी बन सकता है कभी क्वेश्चन, और पंजाब का एकमात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जिसे NAAC यानी नैक द्वारा A+, ठीक है, A+ का ग्रेड दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में किस गांव को विकसित किया जा रहा है? क्या पूछ रहा? फर्स्ट, देखिए यहाँ पर फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज, ये फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज तवांग, चुमार, दौलत बेग ओल्डी, न्योमा। अब आपको बताना भैया फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज कौन बन रहा है। तो इसमें आप अगर देखें तो 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो भैया चुमार है। क्या है? चुमार, चुमार, जी हाँ, चुमार। लद्दाख के उपराज्यपाल जो एलजी साहब यानी विनय कुमार सक्सेना ने भारत चीन सीमा पर स्थित चुमार गांव में भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज, मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला रखी है उन्होंने। ठीक है, इसे भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 16,700, कितना? 16,700 फीट की ऊंचाई पर विकसित किया जा रहा है, मतलब एक ऊंचाई पर ये बना हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। तो ये जो है अगर हम बात करें इसकी पहल की, तो इसका उद्देश्य सीमावर्ती बस्तियों में बुनियादी ढांचे, जो आवश्यक जो सामग्रियाँ हैं और रोजगार हैं, अस्थायी आवास हैं और नवीनीकरण ऊर्जा है, ठीक है, इनको सुधार करके निवासियों के जीवन स्तर को अच्छा बनाना है। क्योंकि आप जानते हैं जो बॉर्डर की स्थिति होती है, आए दिन सैनिक और तमाम ये घुसपैठिया दुनिया का लगा रहता है, तो इन सारी चीज़ों से जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके जीवन को आसान बनाया जाए, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इस गाँव के लोग मुख्य रूप से पश्मीना पालन और उत्पादन में से जुड़े हैं, और यह गाँव आत्मनिर्भर, जलवायु अनुकूल, सीमावर्ती बस्ती के रूप में विकसित किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आंध्र प्रदेश की किस पहल को 2026 में फूड प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है व्हिच इनिशिएटिव ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन ऑनर्ड विथ फूड प्लैनेट अवार्ड इन 2026। देखिए, आंध्र प्रदेश कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, आंध्र प्रदेश कृषि विकास योजना, ठीक है, आंध्र प्रदेश सामुदायिक जो है प्रबंधित प्राकृतिक कृषि, आंध्र प्रदेश सामुदायिक विकास योजना। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि। जी हाँ, ये
आप देख लीजिए आज भी यहाँ पर देखो ये बैलों से खेती हो रही है प्राकृतिक, मतलब ठीक है, मुख्य किसान तो वही होता है, ट्रैक्टर वैक्टर तो भाई ये। चलो समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। आंध्र प्रदेश जो है कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग यानी APCNF, ठीक है, APCNF यानी आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग, APCNF की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम ने प्रतिष्ठित 2026 फूड प्लैनेट प्राइज जीता है, जो 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार है, ठीक है। तो इसको इन्होंने जीता। यह पुरस्कार स्वीडन के, अभी इस बात होती है इस पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार भैया स्वीडन के कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, इसके द्वारा स्वीडन के, ठीक है, उसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। इसे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है, तो इसको इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। अगर हम बात करें APCNF की शुरुआत की तो ये भैया हुई 2016 में, ठीक है। कब? 2016 में, आज के 10 साल पहले, और इन्होंने इतना बड़ा पुरस्कार भी जीत लिया। यह लगभग 1.8 मिलियन, कितना 1.8 मिलियन जो है किसानों की मदद से दुनिया के सबसे बड़े किसान नेतृत्व वाले कृषि पारिस्थितिकी कार्यक्रमों में से एक बन गया है, ठीक है। अगर हम बात करें जूरी ने इस पहल को मिट्टी के स्वास्थ्य से लाभ, यानी ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसके द्वारा ये जो है ये पाया गया कि इस मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, उत्पादन जो है लागत कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिए ये सहारा मिला है। चलो भाई आगे देखते हैं। DRDO के द्वारा टेस्ट की गई रुद्रा M2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, ठीक है। सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल, वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल, वायु से सतह पर मार करने वाली विकिरण रोधी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आपको बताना भाई इसमें सही विकल्प पता हो तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मेरे बताने की बात कर लीजिएगा भैया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर वायु से सतह पर मार करने वाली विकिरण रोधी मिसाइल है, ठीक है। कौन? DRDO के द्वारा टेस्ट की गई रुद्रा M2 मिसाइल क्या है? ये जो है वायु से सतह पर मार करने वाली विकिरण रोधी मिसाइल है, ठीक है, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं DRDO पर, जैसे कल ही के वीडियो में हमने बात किया था, ठीक है। DRDO मतलब आप जानते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास जो है संगठन, ठीक है, यानी द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और भारतीय वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम सेकंड, ये क्या है? रुद्रा M या रुद्रम सेकंड कह सकते हैं। इसका जो है इन्होंने कह सकते हैं कि मार करने वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रमोदक मिसाइल है। ठोस क्या है? प्रणोदक जी हाँ मिसाइल है, जिसे सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जाता है। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के रडार, संचार नेटवर्क और हवाई रक्षा प्रणाली का पता लगा करके उनको धड़ाम कर देना है, ठीक है। अब हम बात करें रुद्रा M, ठीक है, ये रुद्रा M2 की, तो इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर है। कितना है भैया? 300 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। यह मैक 5.5 की चरम गति तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन हुई होगी और आप पढ़ करके जल्दी से अपनी बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे, लेकिन यही कहेंगे भैया चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।